यह मेरे पास एक चुंबक है जिसे एक डोरी से लटकाया गया है जिससे वह पेंडुलम की तरह झूल सकता है। मेरे पास तांबे का ब्लॉक है जो चुंबक को आकर्षित नहीं करता क्योंकि तांबा चुंबकीय नहीं है। देखिए, जब मैं चुंबक को तांबे के ऊपर झुलाता हूं तो क्या होता है। ये इसलिए होता है क्योंकि चुंबक तांबे में विद्युत धारा प्रेरित करता है जिससे उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र चुंबक का विरोध कर उसकी गति धीमी कर देता है और उसकी गतिज ऊर्जा तांबे में ऊष्मा में बदल जाती है। अगर हम उस ऊर्जा को ऊष्मा के रूप में बर्बाद करने की बजाय किसी चीज को चलाने में इस्तेमाल करें तो कैसा होगा। मैंने समय लेकर यह छोटा प्रोटोटाइप बनाया। एक आंख के सिरे पर मैग्नेट्स लगे हैं जो कम घर्षण बियरिंग्स पर टंगे हैं। इससे यह पेंडुलम जैसा झूल सकता है। मैंने तांबे के ब्लॉक की जगह तांबे का तार लिया है, उसे कॉइल में लपेटा है, लेकिन अभी तार के सिरे जुड़े नहीं हैं, इसलिए वो कुछ नहीं कर रहा। क्यों ना हम इसमें एक छोटी एलईडी जोड़ें ताकि देख सकें कि क्या हम इसे पावर दे सकते हैं। तो एलईडी बहुत ही कम समय के लिए तब जलती है जब मैग्नेट्स कॉइल के पास से गुजरते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि यह सिर्फ तब होता है जब मैग्नेट्स दाएं से बाएं जाते हैं। मुझे लगता है ऐसा इसलिए है क्योंकि कॉइल में अल्टरनेटिंग करंट है, जबकि एलईडी को डायरेक्ट करंट चाहिए। इसे ठीक करने के लिए मैं कुछ डायोड्स का इस्तेमाल कर सकता हूं, जो असल में बिजली के लिए एक तरफा वॉल्व की तरह होते हैं, और इन्हें इस तरह से लगाऊंगा जिसे फुल ब्रिज रेक्टिफायर कहते हैं, जो अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में बदल देता है। इसका मतलब है कि मैं हर दोलन के बीच ऊर्जा स्टोर करने कैपेसिटर जोड़ सकता हूं। ये बहुत शानदार है ना? अब इसे बड़ा बनाकर देखें कि और क्या चला सकते हैं। सौभाग्य से मेरे पास पुराने ट्रेबुशे प्रोजेक्ट का बड़ा त्रिकोणीय फ्रेम है। इससे ये बेहतरीन पेंडुलम टेस्ट प्लेटफॉर्म बनता है। मेरे पास पेंडुलम के लिए नया आर्म बनाने को बचा हुआ एल्यूमीनियम बॉक्स सेक्शन भी है, लेकिन पेंडुलम से ऊर्जा निकालने की कोशिश क्यों करें? पेंडुलम यांत्रिक ऊर्जा भंडारण का एक तरीका है। कम घर्षण बियरिंग से आर्म ऊपर उठाकर वह तब तक झूल सकता है जब तक घर्षण उसे धीमा न कर दे। मजबूत फ्रेम की वजह से पेंडुलम में ज्यादा वजन जोड़कर अधिक ऊर्जा संग्रहित की जा सकती है। इसे चार्ज करने के लिए मैं वजन ऊपर उठाकर छोड़ता हूं, जिससे पेंडुलम 1 घंटे से अधिक झूलता है। हम एक जनरेटर बना सकते हैं जो संचित ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल सकें। जनरेटर में कई विपरीत ध्रुवों वाले मैग्नेट्स लगे होते हैं और दोनों ओर समान चुंबकीय ताकत होती है, पर हमें सिर्फ कॉइल की ओर वाली दिशा की परवाह होती है। बड़े मैग्नेट्स के बीच छोटे मैग्नेट्स को खास दिशा में घुमाकर लगाने से हम एक हॉल बैक ऐरे बना सकते हैं, जो एक तरफ चुंबकीय क्षेत्र को बढ़ाता है और दूसरी तरफ उसे कमजोर करता है। अगर हम मैग्नेट्स के पीछे लोहे की प्लेट लगाएं, तो प्रभाव और बढ़ सकता है, क्योंकि लोहा चुंबकीय क्षेत्र को लौटने का आसान रास्ता देता है। ये एक तरफ चुंबकीय क्षेत्र को और भी ज्यादा केंद्रित करने में मदद करता है, जिससे उम्मीद है कि कॉइल में और ज्यादा पावर जनरेट होगी। बैकप्लेट के लिए मेरे पास माइल्ड स्टील शीट है, जिसमें करीब 99% लोहा है, लेकिन मैंने अपनी घर पर बनी सीएनसी मिल पर स्टील की मशीनिंग कभी नहीं की। तो मैंने एक नया कार्बाइड एंड मिल लिया, कुछ सुझाए गए फीड्स और स्पीड्स चुनी और इमरजेंसी स्टॉप बटन दबाया। मेरी स्पिंडल में स्टील के लिए कम आरपीएम पर टॉर्क कम था, इसलिए मैंने कट की गहराई घटा दी और अब कटिंग बेहतर हो रही है। अब हमारे पास हॉलबैक एरे के लिए माइल्ड स्टील बैकप्लेट है। मैंने जनरेटर के लिए मैग्नेट्स की सही दूरी तय करने वाली 3D प्रिंट की हुई प्लेट बनाई और स्लॉट्स में मैग्नेट्स फिट कर दिए। पूरा होने के बाद अब देखना था कि क्या मैंने हॉलबैक एरे सफलतापूर्वक बनाया है। तो पीछे की तरफ चुंबकीय क्षेत्र अभी भी मौजूद था, लेकिन वह बहुत कमजोर था। वास्तव में वह मुश्किल से ही महसूस हो रहा था, जबकि सामने की तरफ वह बेहद मजबूत था। ये अच्छी खबर है, क्योंकि इन मैग्नेट्स को हटाना आसान नहीं होगा। अब मैग्नेट प्लेट्स पेंडुलम आर्म के सिरे पर लग सकते हैं। मैं कॉइल्स लगाने के लिए एल्यूमीनियम एक्सट्रूजन से प्लेटफॉर्म बनाता हूं। कॉइल वाइंडिंग के लिए मैंने फॉर्म लैब्स फॉर्म 4 पर क्लियर रेजिन से 3D प्रिंटेड टेम्पलेट बनाया, जिस पर 0.4 मिमी इन एमेल्ड कॉपर वायर लपेटकर कॉइल बनाता हूं। फिर मैंने ब्रिज जैसी संरचना प्रिंट की, जो पेंडुलम के नीचे प्लेटफॉर्म से जुड़ेगी। कॉइल्स को आसानी से मैग्नेट्स के बीच बोल्ट किया जा सकता है।
एक छोटी एलईडी जोड़ने पर यह छोटे प्रोटोटाइप जैसा काम कर रही थी। फिर मैंने फुल ब्रिज रेक्टिफायर, कुछ कैपेसिटर और वोल्ट मीटर जोड़ा ताकि वोल्टेज देख सकूं। हम पहले ही 4 वोल्ट बना रहे हैं। यह धीरे धीरे बढ़ रहा है। लगता है कैपेसिटर को थोड़ा चार्ज होना है। लो, हो गया। एलईडी 8 वोल्ट पर जल रही है। जनरेटर चल रहा है। मैंने पावर बढ़ाने के लिए 5 और कॉइल्स लपेटी। अब कुल 6 कॉइल्स हैं। फिर मैंने देखा कि आकार के कारण पेंडुलम में दाएं बाएं कुछ मिलीमीटर का हिलाव आ रहा था। बड़ी टक्कर रोकने के लिए मैंने छोटे बम्पर गाइड बनाए ताकि मैग्नेट्स कॉइल्स के पास बीच में रहें। नई कॉइल्स की ब्रेकिंग फोर्स टेस्ट करने को सारी वारें जोड़कर डायरेक्ट शॉट बनाया और एक ही झूले में पेंडुलम पूरी तरह से रुक जाता है। मैंने वोल्टेज चेक करने को ऑसिलोस्कोप लगाया और एक छोटी समस्या दिखी। यह जनरेटर द्वारा उत्पन्न प्रत्यावर्ती वोल्टेज है और आप देखेंगे कि वेव का हर चक्र एक जैसा वोल्टेज नहीं है। यह धीरे धीरे बढ़ता है और फिर घटता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एक कॉइल 15 वोल्ट बनाती है और जैसे जैसे मैग्नेट ज्यादा कॉइलों के पास से गुजरते हैं, वोल्टेज जुड़ता जाता है और बीच में लगभग 80 वोल्ट तक पहुंच जाता है। मुझे लगता है कि कॉइल्स को जोड़ों में वायर करके हर जोड़े को उसके अपने फुल ब्रिज रेक्टिफायर से जोड़ना ही इसे हल करने का एकमात्र तरीका है। अच्छी बात है कि मैंने पहले ही जरूरत से बहुत ज्यादा डायोड्स ऑर्डर कर लिए हैं, जिनसे इस प्रोटोटाइप पीसीबी बोर्ड पर 3 फुल ब्रिज रेक्टिफायर बनाए जा सकते हैं और इन्हें 3D प्रिंटेड ब्रैकेट से कॉइल्स के पास माउंट व सोल्डर किया जा सकता है। अगर मैं ऑसिलोस्कोप से आउटपुट वोल्टेज मापूं, तो दिखेगा कि डायोड्स वोल्टेज को पॉजिटिव रखते हैं, लेकिन अब वोल्टेज पीक्स ज्यादा स्थिर हैं, जो 30 वोल्ट से थोड़े ज्यादा हैं। फिर मैंने कुछ बड़े कैपेसिटर को पैरेलल में जोड़कर एक 50,000 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर बैंक बनाया और ऐसे 2 बैंक बनाए ताकि कुल मिलाकर 1 लाख माइक्रोफैराड या 100 मिलीफैराड हर पेंडुलम के झूले के बीच जितनी ज्यादा ऊर्जा हो सके उसे स्टोर किया जा सके। और अब पेंडुलम जनरेटर मूल रूप से तैयार है। तो चलिए फिर से वजन जोड़ते हैं और देखते हैं कि हम इससे क्या चला सकते हैं। ठीक है, चलिए एक एलईडी से शुरू करते हैं क्योंकि ये काम करता है और पेंडुलम पूरा होने के बाद भी सब कुछ सही है या नहीं देखते हैं। कैपेसिटर चार्ज होने में समय लेता है। ओह, ये और तेज हो रहा है। देखते हैं क्या हम एक से ज्यादा चला सकते हैं। ये रही 2 एलईडी। आसानी से चला रहा है। ये थोड़ा मंद है, तो चलिए पेंडुलम को थोड़ा और धक्का देते हैं। चलिए 3 एलईडी आजमाते हैं। 4 एलईडी, 5 एलईडी और आखिर में 6 एलईडी कैसी रहेंगी? तो जैसे एलईडी जलाना काफी आसान लग रहा है। चलिए कुछ और चीजों को पावर देने की कोशिश करते हैं। जैसे एक इलेक्ट्रिक मोटर जिसमें पंखा लगा हो, कैसा रहेगा? ओह वाह! इसमें बहुत ताकत है। यह पंखा पेंडुलम से ऊर्जा लेता है। मैं इसे जमीन पर रखता हूं ताकि दिखा सकूं कि इसे आस्तीन में छुपी बैटरी से नहीं चला रहा हूं। यह कितना जबरदस्त है ना? गति को गति में बदलना विद्युत उत्पादन के जरिए। तो अब हमारे पास एक बड़ा पेंडुलम है जो ऊर्जा को एक मैकेनिकल बैटरी की तरह स्टोर करेगा और एक जनरेटर है जो इस स्टोर की गई ऊर्जा को उपयोगी बिजली में बदल देगा। हम ज्यादा ऊर्जा कैसे स्टोर करें? आसान जवाब है झूले की शुरुआत में वजन की ऊंचाई बढ़ाकर गुरुत्वाकर्षण स्थितिज ऊर्जा बढ़ाना। लेकिन इसमें कुछ समस्याएं हैं। पेंडुलम के एक झूला पूरा करने का समय स्थिर रहता है और इसे इस सूत्र से परिभाषित किया जाता है। मूल रूप से झूले की अवधि को केवल बांह की लंबाई ही प्रभावित करती है और बांह का वजन या उसकी झूलने की ऊंचाई बढ़ाने से एक पूरे झूले का समय नहीं बदलता। हालांकि यह केवल तभी सही है जब पेंडुलम के झूलने का कोण लगभग 10 से 15 डिग्री से कम हो। अगर मैं पेंडुलम के कोण को 12 बजे की स्थिति तक बढ़ा दूं ताकि संग्रहित ऊर्जा अधिकतम हो जाए, तो हर झूले का समय काफी बढ़ जाता है, जिसके लिए जनरेटर को झूलों के बीच लगातार पावर आउटपुट बनाए रखने के लिए कहीं बड़ा कैपेसिटर बैंक चाहिए होगा। साथ ही
जनरेटर में उत्पन्न वोल्टेज पेंडुलम की झूले के निचले हिस्से पर उसकी गति के सीधे अनुपात में होता है। तो पेंडुलम को ऊंचाई से छोड़ने पर शुरू में ज्यादा वोल्टेज पैदा होता है, झूले के अंत तक वोल्टेज कम हो जाएगा। इसलिए मेरा मानना है कि ऊर्जा संग्रहित करने का अच्छा तरीका है वजन बढ़ाना और झूले की ऊंचाई कम रखना। और इस तरीके से वोल्टेज और झूले की अवधि काफी ज्यादा स्थिर रहती है। हम वोल्टेज रेगुलेटर जोड़ सकते हैं ताकि जनरेटर 30 वोल्ट तक चले और एलईडी को ज्यादा उपयुक्त 8 वोल्ट पर चलाए। इससे कई मिनट तक लगातार पावर आउटपुट मिलता है क्योंकि पेंडुलम की ऊर्जा धीरे धीरे रोशनी में बदलती है। यह भी दिलचस्प है कि पेंडुलम में संचित ऊर्जा उसके झूले की ऊंचाई के सीधे अनुपात में होती है और हम झूले की ऊंचाई में कमी को मापकर एलईडी की पावर खपत का हिसाब लगा सकते हैं। जब झूले की ऊंचाई केंद्र से 18 सेंटीमीटर ऊपर हो, तब हम वजन छोड़ सकते हैं ताकि एलईडी को पावर मिले। 3 मिनट तक झूलने और इस तरह रोशनी पैदा करने के बाद पेंडुलम का झूला लगभग 13 सेंटीमीटर कम हो गया है, जो कि 40 किलोग्राम वजन के लिए 51 जूल के बराबर है। और क्योंकि 1 वॉट 1 जूल प्रति सेकंड होता है, तो 51 जूल को 180 सेकंड में बांटें तो औसत पावर आउटपुट 0.28 वॉट होता है, जो काफी कम है। लेकिन अगर मैं इन्हें अपनी वेरिएबल पावर सप्लाई से उसी वोल्टेज पर जोड़ता हूं, तो यह सही लगता है। मैं यूएसबी वोल्टेज रेगुलेटर से फोन चार्ज कर सकता हूं, लेकिन पेंडुलम में केवल लगभग 0.02 वॉट प्रति घंटा ऊर्जा ही संग्रहित होती है। बैटरी को पूरी तरह चार्ज करने के लिए मुझे वजन लगभग 1000 बार उठाना होगा। ये 1000 झूलों की बात नहीं, बल्कि वजन को उठाकर पूरी तरह रुकने तक धीमा करना है और ऐसा 1000 बार करना होगा। साथ ही हर झूले के बीच फोन कैपेसिटरों को बहुत तेजी से डिस्चार्ज कर देता है, जिससे चार्जिंग की गति अस्थिर हो जाती है, जो फोन को पसंद नहीं है। तो क्यों ना हम ऐसी किसी चीज को चलाने की कोशिश करें जिसे थोड़ी देर के लिए बिजली का तेज पल्स चाहिए, जैसे ये 400 किलोवोल्ट का स्पार्क जनरेटर। ठीक है, स्पार्क जनरेटर 3, 2, 1। ये तो बिल्कुल बेहुदा है। या मेरे घर पर बनाए हुए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लॉन्चर से पेंडुलम की गति को रैखिक गति में बदलने का विचार कैसा रहेगा? इस लॉन्चर का पहले इस्तेमाल मैग्नेट और बिजली की मदद से एक रेडियो नियंत्रित विमान को आसमान में लॉन्च करने के लिए किया गया था। शायद मैंने इसे किसी धातु के पास रखा था, जिससे थोड़ा नुकसान हुआ, लेकिन इससे काम में कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर पेंडुलम जनरेटर से जोड़ें, तो क्या इस कागज के विमान को लॉन्च कर सकते हैं? 3, 2, 1। मुझे लगता है पेंडुलम एक झूले से पर्याप्त शक्ति उत्पन्न नहीं करता, तो मैं कैपेसिटरों को चार्ज होने दूंगा और फिर से कोशिश करूंगा। ठीक है, अब कैपेसिटर चार्ज हो गए होंगे, तो चलिए लॉन्च बटन दबाते हैं। 3, 2, 1। ओह वाह! यह बहुत अच्छे से काम किया। पेंडुलम बैटरी की ऊर्जा लिथियम बैटरियों से कम हो सकती है, लेकिन वर्कशॉप में इसके साथ प्रयोग करना वाकई मजेदार है। मुझे उम्मीद है कि आपको यह प्रोजेक्ट दिलचस्प लगा होगा और देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।